हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस समय 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब जो टॉप 10 देश है ना अर्थव्यवस्था में, उसमें 5वीं रैंक रखता है भारत। और जो ऑर्गेनाइजेशन अर्थव्यवस्था का डाटा निकालते हैं उनका कहना है कि आने वाले कुछ टाइम में भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वो 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। पर भैया, भारत की जो अर्थव्यवस्था है थोड़ी सी डगमगाने लगी है। उनके पीछे रीजन है हमारे पड़ोसी देश। जो भारत के पड़ोसी देश है उनकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमगाने लगी है। मैंने ऐसा क्यों बोला, इस पर मैं विस्तार से आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलो जी भैया, देखते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था क्यों डगमगा रही है। इसके पीछे रीजन है भारत के पड़ोसी देश। देखो, भारत जो है अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें नंबर पर है, पर इसकी अर्थव्यवस्था डगमगा किसकी वजह से रही है? पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ और आपका श्रीलंका हुआ। भैया जी, अर्थव्यवस्था डगमगाने का सबसे बड़ा रीजन ये 5-6 देश है। रीजन क्या है? क्योंकि इन भारत के जो पड़ोसी देश है ना, इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। और जब अर्थव्यवस्था खराब है तो इन सभी को जो फंडिंग करता है वो करता है चीन। चीन का एक ही कॉन्सेप्ट है, साम्राज्यवाद का कॉन्सेप्ट। वो क्या करता है, इन छोटे छोटे देशों को जिनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है उनको देता है कर्ज। और कर्ज के नाम पर जब इन देशों से पैसा वापस नहीं जाता है तो इनकी प्रॉपर्टी पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। एग्जाम्पल देता हूं श्रीलंका का। भैया जी, श्रीलंका की देखो, श्रीलंका एक टूरिस्ट प्लेस है, यहां पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते। कहने का मतलब 37% जो इसकी कमाई होती है, इनकम होती है, वो टूरिस्ट से होती थी कोरोना से पहले। पर भैया, कोरोना जैसा ही आया पूरे वर्ल्ड का चक्का रुक गया, चक्का जाम हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद, इधर से उधर जाना आना सब बंद हो गया। इंटरनेशनल फ्लाइट सभी चीज रोक दी गई, जिसकी वजह से कोरोना का जो टाइम पीरियड चला वो कम से कम 1 साल का चला था, हाई लेवल का। और उस पीरियड में श्रीलंका के पास कोई भी टूरिस्ट नहीं आए। और भैया, जब टूरिस्ट कमाई ना होगी, खाना तो लोग वहां खाएंगे पर कमाई बिल्कुल नहीं हुई, तो इसकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। उसी पीरियड में इसको कर्ज दे रखा था चीन ने। अब चीन का जो पैसा था ये जो है श्रीलंका वापस नहीं कर पाया, तो वापस नहीं कर पाकर यहां पर क्या हो गई, आर्थिक मंदी आ गई। और आर्थिक मंदी का कारण क्या हुआ, चीन ने श्रीलंका की प्रॉपर्टी कब्जा ली, लीज पर ले ली। कहने का मतलब, अगर तुम मेरा ब्याज नहीं दे रहे हो, मेरा पैसा नहीं दे रहे हो, तो कुछ प्रॉपर्टी मुझे दे दो जिस पर मैं अपना काम करूंगा। और इसने क्या करा, यहां पर बना दिए अपने आर्मी के बेस। जब आर्मी के बेस यहां पर बनकर तैयार हुए तो ये खतरा बन गया सबसे ज्यादा किसको, भारत को। तो भारत की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की वजह से भी थोड़ी सी डगमगाई। पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान तो बेटा है किसका, चीन का। बाप बेटे का संबंध है। ये भारत का जो नक्शा है ना, इस पर जो ये जो हिस्सा है, ये वाला पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, भाई साहब कब का भारत में मिल गया होता, पर चीन की वजह से भारत में नहीं आया, क्योंकि चीन ने भी भारत का कुछ अक्साई चीन वाला हिस्सा कब्जा रखा है। और चीन जो है ना, सी पैक के द्वारा यहां से डाल रहा है एक सड़क गिर रहा है, कहां के लिए, यूरोप के सभी देशों के साथ बिजनेस के लिए। पर चीन को यह नहीं पता कि यूरोप के जितने भी देश हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, चीन का बहिष्कार कर रहे हैं। क्लियर है भैया? अब देखो, यही गलती कर रहा है आपका नेपाल। अब नेपाल ने भी यही गलती करी है कि नेपाल क्या कर रहा है, भैया से चीन से इन्होंने कर्ज ले लिया। अब इन्होंने एक बात कही कि चीन से हमने कर्ज नहीं लिया है। चीन से बात क्या है, देखो बात को समझो, कर्ज नहीं दान चाहिए। क्या कहा, कर्ज नहीं चाहिए, दान चाहिए। भैया जी, ये दान कब कर्ज में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। नेपाल ने, पता है, लोग वहां कहते हैं कि नेपाल ने सही किया सही किया। भैया, नेपाल अपनी जगह बहुत अच्छा है, अच्छा देश है। और भैया जी देखो, एक देश जब दूसरे देश के साथ बिजनेस करता है ना, तो कुछ प्रॉफिट इस देश को होता है, कुछ प्रॉफिट इस देश को होता है। प्रॉफिट दोनों तरफ होता है। ऐसा नहीं कि एक ही देश पूरा प्रॉफिट खा जाएगा, नहीं खाता। तो नेपाल क्या गलती कर रहा है, नेपाल चीन से कर्ज ले रहा है तो कह रहा है कर्ज नहीं दान चाहिए। आप एक बात बताओ, आज दान दे कौन रहा है? 1 रुपया देने को तो कोई तैयार ना है, तो ये करोड़ों मिलियनों डॉलर क्यों दे देगा? इसके पीछे भी इसकी राजनीति है। कहने का मतलब, आने वाले टाइम में नेपाल भी ना दब जाएगा चीन के नीचे।
और चीन के नीचे जैसे ही दबेगा नेपाल, नेपाल का सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल को तो भुगतना ही पड़ेगा, पर उसका ज्यादा इफेक्ट भारत पे पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? मैंने आपको बताया नेपाल का जो हिस्सा है ना वो बहुत बड़ा है। देखना नेपाल जो है, देखो बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है, ये वाली बाउंड्री सबसे बड़ी बाउंड्री, पर उसके बाद नेपाल अपनी बाउंड्री साझा करता है भारत के साथ। जब नेपाल चीन के कर्ज के नीचे दबेगा ना तो चीन है ना इससे इसकी प्रॉपर्टी ही कब्जाएगा, और प्रॉपर्टी कब्जा कर वो क्या करेगा? भारत पर नजर रखेगा, जिससे भारत को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल जाएंगे, सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खर्चा भारत को उठाना पड़ जाएगा सिक्योरिटी को लेकर। इसी चीज को नेपाल समझ नहीं रहा है। क्लियर है? देखो इसको ना समझने का कारण, देखो एक और चीज मैं बताता हूं, भारत चीन, देखो पूरा वर्ल्ड ये मान चुका है, पूरा वर्ल्ड कहता है कि चीन को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है सिर्फ भारत। कहने का मतलब भाई मंत्र तो मैं पढ़ूं, सांप के भिल्ले में हाथ तुम डालो। सांप तो इस समय तुम्हें पता है चीन है, उसमें हाथ डालने का काम भारत करे, और मंत्र पड़े यूरोप के देश। कहने का मतलब यूरोप के देशों का यह बयान है कि चीन को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है सिर्फ भारत। अब भारत क्यों इतने बड़े रायते में पड़ेगा? भारत तो शांति चाहता है। मैं कुछ आपको डाटा दिखाने वाला हूं कोरोना से पहले। कोरोना जैसे चीन ने एक प्लानिंग करी कोरोना नाम की, कोरोना नाम के चक्कर में भैया बहुत सारे जो बड़े बड़े देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था नीचे को ठुस गई, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गई थी भारत की। पर भारत ने फिर से कोशिश करी और फिर से मेहनत करी, और मेहनत के साथ 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर आ गया। कहने का मतलब यही चीज चीन को खटक गई कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, पर भारत ने इतनी मेहनत करी कि फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को पूरा कर लिया। कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया। देखो पैसा आता कहां से? अर्थव्यवस्था सुधरती कैसे? अर्थव्यवस्था सुधरने के लिए चाहिए पैसा। जब तुम्हारा इनपुट एक्सपोर्ट बढ़िया लेवल पर होगा तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था 101% सुधर जाएगी। भारत ने भी अपने इनपुट एक्सपोर्ट पर काम किया और उससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक सुधर गई और 5th रैंक पर आ गई। अभी भी बहुत सारे देश है जो कोरोना की वजह से उठ नहीं पाए, जो छोटे छोटे देश हैं उनमें इतनी आर्थिक मंदी आई। क्यों आर्थिक मंदी आने का मेन कारण था कोरोना ने वो कंडीशन पैदा कर दी कि बहुत सारे देश तो बर्बाद हो गए। उन देशों को छोड़ो, लोग बागों की नौकरियां चली गई, लोग बाग बेरोजगार हो गए। भाई देशों को तो छोड़ो आप। क्लियर है भाई? अब इस समय वही सेम गलती कर रहा है आपका नेपाल। अब नेपाल की वजह से ना भारत को देखो प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी, नेपाल की वजह से प्रॉब्लम तो होंगी भारत को, पर उससे पहले नेपाल की प्रॉब्लम आप समझो। देखो ये है नेपाल का नक्शा। नेपाल को प्रॉब्लम क्यों है? देखो ये 2 एयरपोर्ट हैं जो भाई जब ये एयरपोर्ट का काम चला तो उस समय वहां के जो इस एयरपोर्ट के काम की जब प्रस्ताव आया तो वहां पर जो प्रधानमंत्री थे ओली शर्मा थे, और केपी ओली शर्मा भाई साहब क्या है? चीन के ही, उन्हें कहने को वो नेपाल के, पर भैया उनका पूर्ण समर्थन रहता है चीन के लिए। तो चीन की गोदी में जाकर वो बैठ गए। भारत के साथ इन एयरपोर्ट को लेकर समझौता भी हुआ कि भारत इन एयरपोर्ट का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा, और निर्माण करेगा। अगर भारत इस नेपाल में इन एयरपोर्ट का निर्माण करता ना तो भारत को तो फायदा होता, उसका फायदा नेपाल को भी होता। देखो जब नेपाल ने लिया चीन से सपोज करो 100 रुपए का कर्ज, 100 रुपए का। भाई ये दोनों जो एयरपोर्ट है ना ये रहमो करम से बनी, किसके से? चीन के थे। चीन ने इन्हें बनने के लिए 100 रुपया दान दिया। सपोज करो आप 100 रुपया दान दिया, 100 रुपया से दान में क्या हुआ कि भैया इन दोनों एयरपोर्ट को बनाने के लिए चीनी कंपनी आई नेपाल में और इन एयरपोर्ट को बनाया। कहने का मतलब इन एयरपोर्ट के बनने में 60 रुपया भैया कौन ले गया? तुम्हारा चीन ले गया। नेपाल के हाथ में क्या बचा? 40 रुपया बचा। अब 40 रुपए का करेगा क्या? फिर उसने जो पैसा कुछ अपने देश में लगा दिया। अब क्या हुआ? अब अर्निंग तो कुछ हो नहीं रही। जो 100 रुपया तुमने कर्ज लिए हैं वो पटाओगे कैसे? तो नेपाल ने ये सोचा कि ये 2 एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने बनाए हैं, यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगी और यहां से जाएंगी तो कुछ ना कुछ अर्निंग होगी। पर उसने आंकड़ा ना लगाया कि भारत भी इसमें कुछ अड़चन लगा सकता है। भारत अड़चन क्यों ना लगाए? क्यों नहीं लगाएगा? भारत ने अड़चन इस पर क्या लगाई? जब मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट माना, तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तुमने चीन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अगर तुम मुझसे फंडिंग की बात करते किसी भी चीज को लेकर तो मैं फंडिंग भी तो करता तुम्हें। पर नेपाल के जो ओली शर्मा जी हैं वो पहुंच गए चीन की गोद में। अब भैया ये एयरपोर्ट बनकर तो तैयार हो गए,
ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गए, परंतु जब से ये एयरपोर्ट बने हैं एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट यहां उतरी नहीं है और यहां से गई नहीं है। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? क्योंकि देखो ये नेपाल का यहां पे हिस्सा, ये नेपाल है, यहां पर ये एयरपोर्ट बने हुए हैं। अब भैया यहां पर चीन है और पहाड़ी श्रृंखलाएं है हिमाचल की, आपको पता ही है, हिमालय की। अब भैया अब इंटरनेशनल लेवल पर फ्लाइट उड़ेंगी, तो फ्लाइट जाएंगी, देखो यूं करके फ्लाइट जाएंगी इस तरीका से, क्योंकि इधर को पूरा भारत का नक्शा है, इधर को भारत, वो पूरे वर्ल्ड का नक्शा है। तो फ्लाइट कहां से होकर जाएंगी? भारत के एयर प्लान से तो होकर जाएंगी, जो भारत का जो वायुयान रास्ता है उसी से तो जाएंगी। पर भैया अब नेपाल कह रहा है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, वो भारत आए हुए, भारत के साथ उन्होंने बहुत सारे समझौता पे साइन किया, भारत ने भी उनके साथ साइन किया। पर जैसे ही एयरपोर्ट के इसकी बात हुई, भारत ने इसके बारे में कुछ भी जवाब नहीं दिया। जवाब क्यों दे दे भारत? तुम सब काम तो करवा रहे हो चीन से और रास्ता यूज करोगे किसका? भारत का। भाई जब सब चीज तुमने चीन से करवाई है तो चीन पे से ही ले जाओ ना इन जहाजों को, इंटरनेशनल फ्लाइट अपनी चीन की साइड से उड़ाओ, भारत के ऊपर, भारत के रास्ते को क्यों यूज कर रहे हो? भाई इसी बात को लेकर थोड़ा सा बवंडर नेपाल और भारत के बीच में भी हुआ है इस मीटिंग में, क्योंकि नेपाल ने कई बार कहा कि मुझे अपना एयरवे दे दो, एयर का रास्ता दे दो, पर भारत ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। क्यों कार्रवाई कर दे भाई? जब तुमने सगरा काम नेपाल से कराया तो वो चीन से कराया, तो चीन से रास्ता लो। अब यहां पर भारत को प्रॉब्लम क्या आएगी, इस चीज को समझना। भारत को सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक चीज की है कि ये जो नेपाल है, यहां पर जो हवाई अड्डे बने हुए हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ कंट्रोल या करने के लिए चीनी लोग बैठेंगे वहां, और वो आसानी से किस पर नजर रख सकते हैं? भारत पर नजर रख सकते हैं। तो वो क्यों ऐसे सिक्योरिटी पर्पस पैदा करे, कठिनाई पैदा करे अपने लिए? नेपाल ने बहुत बड़ा ये कांड कर दिया इस वजह पे। अब भारत अपनी पे आ रहा है, तो अब नेपाल कह रहा है कि भाई मेरी मदद करो। अब नेपाल के जो पुष्प कमल दहल भारत आए थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि एक बार इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं, यही कहने का मतलब इन दोनों एयरपोर्ट से हमारी आर्थिक मंदी खत्म हो जाएगी, कमाई इतनी होगी बहुत ज्यादा। पर भैया जब एयरबेस चली ना, ये एयरपोर्ट चली नहीं रही, कमाई कहां तक हो? अब जो कर्ज लिया है वो कर्ज दिया नहीं जा रहा है। अब जब कर्ज ना जाएगा तो भैया चीन तो भाई नेपाल की प्रॉपर्टी पे कब्जा करेगा। अब भारत के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है अगर उन्होंने यहां कहीं ना कहीं अपना ठौर ठिकाना बना लिया तो वो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। तो भैया भारत की जो अर्थव्यवस्था को हिलाने का काम कर रहे हैं ना, ये पड़ोसी देश ही हिलाने का काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि गोरखाओं ने भारत के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। भाई मैं मानता हूं, गोरखा एक वो रेजिमेंट है जो भारत के साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई है, और भारत का कोई सा भी ऐसा युद्ध नहीं होगा दूसरे देश के साथ जिस युद्ध में गोरखा ने बलिदान ना दिया हो। भाई 2023 में खुला आवेदन दिया था नेपाल को, नेपाल के गोरखाओं को भर्ती करो, पर वहां की जो मंत्री परिषद है ना, वो उसमें चाल खेल रहा है। कहने का मतलब उन गोरखाओं को चीन में तो भर्ती करने को तैयार है, भारत में भर्ती करने को तैयार नहीं है। एक भाई से दूसरे भाई को गोली मरवाने की बातें हो रही हैं, पर यह बात नहीं हो रही है कि गोरखाओं को इंडियन आर्मी में भर्ती कराया जाए। अरे गोरखा और भारतीय कोई बाहर के थोड़ी हैं। जो लोग अब एक बात बताओ, आर्मी में जो गोरखा रेजिमेंट है और दूसरी रेजिमेंट के जो सिपाही हैं, सोल्जर हैं, एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं। और आज नेपाल की वजह से वो क्रिएट हो गई है कंडीशन कि जो नेपाली गोरखा हैं वो चीन की आर्मी में भरने के लिए बात कर रही है नेपाल। आज भाई भाई को गोली मारेगा, वो वाली कंडीशन पैदा कर रही है। कहने का मतलब षड्यंत्र रचने में चीन सबसे ऊपर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि 4 साल की जो अग्निवीर की परीक्षा करिए, इसको लेकर बातें हो रही हैं। भैया देखो, नेपाल के लिए ही ये अलग रूल नहीं बनाया, पूरे भारत के लिए बड़ा रूल है ये। अगर ऐसा कर दिया गया है ना कि नेपाल के जो गोरखा उनको लाइफ टाइम के लिए लिया जाएगा और भारत के लोगों को लाइफ टाइम के लिए नहीं 4 साल के लिए दिया जाएगा, तो भाई साहब आर्थिक दंगे हो जाएंगे, आंतरिक दंगे हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। भारत तो इंडियन फोर्स में, कहने का मतलब भारत तो इस मैटर को ही नहीं सुलझा पाएगा। उन्होंने तो ज्यादा कह दिया कि एक रूल है, सबके लिए एक रूल है। गोरखा जो अपने इंडिया के लोगों के लिए जो पॉलिसी देंगे, वो सेम पॉलिसी गोरखाओं के लिए देंगे। उनकी स्थिति थोड़ी सी तो सुधरेगी, पर वहां की सरकार ने तो बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया कि ये इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं होंगे। इस चीज को लेकर ना वहां की जनता को ही प्रॉब्लम होने वाली है।
और हो रही है। अब वहां की जो जनता उसे पता नहीं है कि नेपाल ने कितना बड़ा स्कैम किया। अभी भाई रिफ्यूजी स्कीम कितना बड़ा कर दिया, रिफ्यूजी स्कीम इतना बड़ा कर दिया कि पूरी मंत्रिपरिषद उस स्कीम में घुसी पड़ी है, घुस गई है। अब भैया जब लोग वाग देख रहे हैं कि हमारे यहां की सरकार ही हमारे खिलाफ है, हमारे लिए जो काम करने चाहिए वो हमारी सरकार करना रही, तो वहां के लोग वागों को भी तो कुछ ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट बेशक मना कर रही है पर हम तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। पर नहीं, कहने का मतलब एक मुद्दा उठा लिया 4 साल की वाला कि भाई 4 साल की नौकरी हम नहीं करेंगे। अरे इंडिया के लोग भी तो 4 साल की नौकरी कर रहे हैं और कितना आरक्षण अग्निवीर को दिया जा रहा है। कसर है उसमें। रेलवे में भर्ती देखोगे वहां आरक्षण, यूपी पुलिस में किसी में भी, तुम गवर्नमेंट सेक्टर में किसी में भी चले जाना, अग्निवीर को बहुत ज्यादा डिस्काउंट और छूट है। इस बात को नेपाल नहीं जानता। और नेपाल का जो भी व्यक्ति इंडियन आर्मी में भर्ती होता है, भारत उससे सीधा सीधा कहता है कि वो हमारे देश में आ जाए, हम उसको अपनी यहां की नागरिकता तक की दे देंगे। नागरिकता तक की नेपाल के गोरखाओं को भारत दे रहा है। और जब तुम्हारे पास नागरिकता आ जाएगी तो आने वाले कंपटीशन एग्जाम में तुम्हें कुछ छूट मिल रही है, वहां तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर यही सोचा जाए कि गोरखा की बात को हम लेके बड़ा मुद्दा बना दें तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है। पर भैया इस समय जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी का पर्पस बनना है ना, खतरनाक, पाकिस्तान को लेकर तो आए दिन बना रहता है, पर इस टाइम ना नेपाल भी करने में कसर नहीं छोड़ रहा है। तो इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, जो टॉप लेवल की अर्थव्यवस्था है, वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत को बहुत मोटा पैसा कहां लगाना पड़ जाएगा, अपने सिक्योरिटी पर्पस में। कहने का मतलब जो पड़ोसी देश है ना, उन देशों को बचाने में, उन देशों की इज्जत बचाने में भारत को बहुत ज्यादा मोटा पैसा इधर से उधर लग जाएगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था हिल के रख जाएगी। कहने का मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी भारत में अपना प्रोडक्शन के लिए आ रही हैं। भारत उसे प्रोडक्शन करने के लिए, देखो जब भारत का उद्धार होगा तो भैया आज इसके जो पड़ोसी देश है ना उसका भी उद्धार होगा, उनका भी बेनिफिट होगा, मैन्युफैक्चरिंग वहां पर भी काम होगा। पर नहीं, लोग आप समझने की तैयार नहीं है। तो भैया नेपाल ने जो राजनीति खेली है, गंदी राजनीति भारत के साथ, ये राजनीति का हर्जाना भारत को तो देखो देखो भारत को तो सिक्योरिटी थ्रेट अगर आएंगे ना तो भैया सीधा है कि भारत इतना डेवलप्ड देश, इतना विकसित देश होता जा रहा है कि वो परेशानी को झेल लेगा। पर जो परेशानी नेपाल को झेलनी होगी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो ये जो नेपाल कर रहा है ना, ये चीजें सही नहीं है। और भारत ने तो साफ साफ कह दिया कि मैं अपना एयरवे आपको नहीं दूंगा इस समय। अभी विदेश मंत्रालय से ये कोई खबर नहीं आई है कि भारत साफ मना कर रहा है। भाई 2 एयरपोर्ट भारत ने कहा मैं बना दूंगा, तुमने बनवाई ना, तुमने चीन से जाके बनवा लिए। अब उनके लिए जब रास्ते की बात आ रही तो भारत की छाती पीट रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। क्लियर है भाई। तो ये पड़ोसी देश ही भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाने पर लगे हुए। देखो श्रीलंका की वजह से भारत को कितना बड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बांग्लादेश की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और ये पाकिस्तान तो भाई साहब इसकी वजह से भारत को तो प्रॉब्लम आए दिन आती रहती है। चीन कहता है गलवान घाटी मेरी है, अरुणाचल प्रदेश मेरा, भारत वहां पर बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्लियर है भाई। ये है जानकारी ये है सभी जानकारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने का काम कर रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश ही कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।